हेलो सभी को। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8th के कुछ एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके होने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज़ होंगे और ये सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के मिड से लिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और स्कूल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू? तो देखिए डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। क्या सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है? नहीं हो सकती। डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, तो ये तो इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल, ये बिल्कुल सही है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया which term refers to variety of organism on the earth, their interrelationship and the relationship with the environment। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा कौन सा टर्म है जो डिफाइन करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं। पहली चीज ये बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? देयर इंटर रिलेशनशिप, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इंटर रिलेशनशिप क्या है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशन एनवायरनमेंट से किस तरीके का है, इसके बारे में जो चीज़ बताती है, जो टर्म बताता है, उस टर्म को क्या कहते हैं? तो बायोस्फीयर नहीं कहते, डेजर्टिफिकेशन भी नहीं कहते, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी में तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो इंक्लूड होते ही होते हैं, उसके साथ ही साथ इंटर रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स में होती है वो भी इंक्लूडेड होती है, और तीसरी जो रिलेशनशिप उनका एनवायरनमेंट के साथ होता है वो भी इंक्लूडेड होता है। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या रहा है। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? तो डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, पहला दिया गया। इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, तो बिल्कुल ही गलत है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, तो फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंक्रीज इन रेनफॉल भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जब किया जा रहा है तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस फिनोमेनन से क्या होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको क्या कहेंगे? डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। डेजर्टिफिकेशन ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से प्रोडक्टिव सॉइल था या रिच सॉइल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? अब देखिए दो चीजें होती हैं, आपने दो टर्म सुने होंगे। एक पैंडेमिक सुना होगा। पैंडेमिक वो होता है, जैसे कोविड आया था तो कहा गया था कोविड क्या है, कोरोना जो था वो एक पैंडेमिक था जो हर जगह पे फैल जाए, पूरे विश्व में जो फैल जाए, पूरे वर्ल्ड में जो फैल जाए उसको कहते हैं पैंडेमिक। और एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही केवल पाई जाएगी, उसको एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पीशीज फाउंड वर्ल्ड वाइड, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा इसका। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। अगला क्या कह रहा है? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, मेनली इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन होता है स्पीशीज का, ठीक है। जो भी एक तरीके से कह सकते हैं जो भी इकोसिस्टम में चीजें होती हैं उन सबको क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एरिया रिजर्व फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्कुल ही गलत है। अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल। देखिए तीन चीजों को मेनली इसमें प्रोटेक्ट करा जा रहा है। पहला वाइल्ड लाइफ को तो प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, प्लांट को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल चलती आ रही है ट्राइबल्स की, उसको भी इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स इसमें रह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ट्राइबल्स होंगे ना, तो वो इसमें रह सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में याद रखिएगा ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जरूरत होती है तो उसको वहां से इकट्ठा कर सकते हैं, लकड़ियां वो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा भी करते हैं कि हंटिंग वंटिंग भी करते हैं, तो वो सब भी ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत लार्ज स्केल पे हालांकि अलाउड नहीं होता है, कर नहीं सकते, लेकिन अपना जो भी लाइफस्टाइल है उसको वो आसानी से जी सकते हैं, मेनली ट्राइबल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फोना? फोना क्या होता है? फोना मतलब एक तरीके से होता है एनिमल, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, और फोना मतलब क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। तो एंडेमिक फोना कौन है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो पाया जाए ऐसा कौन सा फोना है, एंडेमिक फोना है, तो ये फ्लाइंग स्क्विरल है। तो भारत में जो फ्लाइंग स्क्विरल है वो केवल आपको कहाँ मिलेगी?
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, आपको स्टेट बताना है। ठीक है, मतलब यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर बताना है। What is one of the major consequence of increased carbon dioxide due to deforestation? अब देखिए डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मेजर कॉन्सिक्वेंस पहली चीज़ तो ये होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी डिफॉरेस्टेशन से? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ, हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया। अब फॉरेस्ट में क्या थे, बड़े बड़े ट्रीज थे, वो क्या कर रहे थे, कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब जब इसको काट दिया तो क्या कार्बन एब्जॉर्ब हो पाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो एक नया फिनोमेना आएगा जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंज इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है, कभी अचानक से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्लाइमेट चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच एक्टिविटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं उसमें कौन सी एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कल्टीवेशन ग्रेजिंग। तो यही बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, वहाँ पर कोई खेती नहीं करने जा सकता है, वही बताया गया। बर्ड वॉचिंग तो हो सकती है, इसके बाद प्लांट का कंजर्वेशन तो होता ही होता है, रिसर्च भी कर सकते हैं लोग परमिशन लेके। तो लेकिन जो ए ऑप्शन है वो इसमें गलत है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। अब स्टोमेटा क्या होते हैं प्लांट्स में, तो किस प्लांट के किस पार्ट में स्टोमेटा होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, लीफ में होता है। ठीक है, और लीफ में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे से क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखाई पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। तो इनमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो पाता है इससे। ठीक है, क्या हो पाता है, गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये जो भी एंटर करना है, एग्जिट होना है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से होंगी, इसी स्टोमेटा से होगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, व्हाई इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स डेंजरस फॉर एंडेमिक स्पीशीज। अब देखिए हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये एंडेमिक स्पीशीज के लिए डेंजरस क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्पीशीज का तो उनकी पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली। मोर फॉरेस्ट क्रिएट करेगा, बिल्कुल गलत। नो इफेक्ट ऑन देयर सर्वाइवल, बिल्कुल गलत। हेल्प इन माइग्रेशन टू अदर एरियाज, ये भी गलत है। मेन इसमें क्या है, इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली। तो ग्लोबली क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। व्हाट डिफाइंस अ स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सेम हैबिटेट। अब देखिए सेम हैबिटेट में अगर रह रहे हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनको स्पीशीज नहीं कहा जाएगा। स्पीशीज की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, वो क्या कर सकते हो, इंटरब्रीड कर सकते हो, उसी को स्पीशीज कहा जाता है। एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो फिट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, स्पीशीज कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच एक्टिविटी इज अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन सी एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड होती है। तो पोचिंग मतलब हो गया हंटिंग ऑफ एनिमल्स, तो बिल्कुल अलाउड नहीं होता। कटिंग डाउन ट्रीज भी अलाउड नहीं होता। हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स तो कभी अलाउड नहीं हो सकता। ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक ये थोड़ा बहुत अलाउड होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन सा एनिमल ऐसा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट किया जाएगा। सब नहीं प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जो इंडेंजर्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उन्हीं को ही केवल प्रोटेक्ट किया जाता है। तो डोमेस्टिक कैट क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, गोल्डन कैट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बहुत रिड्यूस हो रही है, तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। पिकॉक को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं करेंगे और ना ही कंगारू को करेंगे यहाँ पर प्रोटेक्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक शेल्टर इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो रॉक शेल्टर्स हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, दे आर होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स, तो गलत है। अब रॉक शेल्टर्स क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले के जो इंसान थे उन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई है। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स बनाई है, गुफाओं में पेंटिंग बनाई है, और उस पेंटिंग में एक तरीके से रिलेशनशिप देखा जा सकता है लोगों और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, जैसे डॉग की पेंटिंग बनी है तो पता चलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग से स्टार्ट हो गया था, ये सब चीज़ें पता चलती हैं वहाँ से। तो दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ एंड रॉक पेंटिंग्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है मेनली 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, टू इंक्रीज द टूरिज्म इन टाइगर रिजर्व, बिल्कुल गलत। टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसमें सही है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई थी उसको पहली चीज़ तो सर्वाइव करना था, मतलब उसको उतने पे तो मेंटेन रखना ही रखना था, और साथ ही साथ पॉपुलेशन को बढ़ाने की भी बात यहाँ पर करी गई थी। मेनली पॉपुलेशन को डबल करने की बात कर दी गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 16 देखते हैं, व्हाट आर इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, नो प्रेडेटर्स होंगे, बिल्कुल गलत है। एनिमल हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग टू लेवल ऑफ पॉसिबल एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है इनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और धीरे धीरे इस तरीके से अगर डिक्रीज होती रहेगी इन एनिमल्स की पॉपुलेशन तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब पहला इंडिया का रिजर्व फॉरेस्ट क्या है ये आपको बताना है। तो गिर नहीं है, पंचमढ़ी भी नहीं है, क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क तो है लेकिन ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपेंस इफ स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स आर किल्ड रूथलेसली। अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा ऐसे इन लोगों को ख़त्म किया गया, फ्रॉग को, लिजर्ड को, स्नेक को, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इट हार्म्स द फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, जिससे इकोसिस्टम में इनबैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं रह जाएगा इकोसिस्टम, और जो टॉप कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इफेक्ट हो सकता है, मतलब उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरीके से पूरा पूरा फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आइए, व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज। अभी हमने आपको बताया था जो पर्टिकुलर एरिया में होती है उसको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, विच एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें कौन सी एक्टिविटी को पूरी तरीके से प्रोहिबिट मतलब मना किया गया है। तो कंजर्वेशन तो गलत है, इस तो होता है। कैप्चरिंग एनिमल्स, तो एनिमल को कैप्चर नहीं कर सकते, एनिमल खुले हुए होते हैं, और ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, जो ये सब चीज़ें हैं अलाउड नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब अलाउड है जो भी चीज़ें दी गई हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्रुप ऑफ ओनली प्लांट्स इन एन एरिया इकोसिस्टम नहीं होता। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एन एरिया, तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ए बायोटिक और बायोटिक ऐसे लिख सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक में क्या आ जाएगा, जैसे टेम्परेचर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, विंड आ जाएगा। ठीक है, बायोटिक में क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, बैक्टीरियाज आ जाएंगे। ठीक है, 22 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज द रेड डेटा बुक रिकॉर्ड। रेड डेटा बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, द नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, गलत है। डिटेल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, ये भी गलत है। इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सही है। ठीक है, कौन रिलीज करता है ये भी पूछा जाता है, तो IUCN इसको रिलीज करता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो है ये इसको क्या करता है, रिलीज करता है रेड डेटा बुक को, और ये बताता है कि कौन कौन से एनिमल जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है, कौन लीस्ट, ऐसे समझ सकते हैं लीस्ट थ्रेटेंड हैं। ठीक है, कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, IUCN का रेड डेटा बुक में आती है सारी चीज़ें। वाई डू माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज। अब जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर जाती हैं, फ्लाई कर जाती हैं, आपको यहाँ पर बताना है। टू एस्केप प्रेडेटर्स इन देयर हैबिटेट, गलत है। टू फाइंड फूड एंड बिल्ड नेस्ट, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस मेकिंग देयर नेचुरल, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, और ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे मान लीजिए साइबेरियन बर्ड्स है या साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, अब साइबेरियन क्रेन कहाँ पर पाई जाएगी, साइबेरिया कहाँ पर है, रशिया में, वहाँ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये उड़ के कहाँ चली आती है, भारत चली आती है।
अब बात आती है भारत क्यों चली आती है, क्योंकि जब वहाँ जाड़ा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो भारत में उतना जाड़ा नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो उनका हैबिटेट यहाँ पर एक तरीके से बना रहता है, आसानी से वो यहाँ पर रह सकती हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगी, इंडिया में चली आती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके चली आती हैं। हाउ मैनी फुल ग्रोन ट्रीज आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर? 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने फुल ग्रोन ट्रीज चाहिए? तो ये 17 चाहिए। इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन पेपर बी रिसाइकल्ड? पेपर को कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है? तो 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मान लीजिए पूछ लिया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो पता होना चाहिए सब छोटी छोटी सी बातें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसी में, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? क्लियरिंग फॉरेस्ट टू मेक वे फॉर कल्टीवेशन गलत है। रीस्टॉकिंग डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, प्लांटिंग ओनली ऑर्नामेंटल ट्रीज गलत है। कटिंग ट्रीज भी गलत है। रीस्टॉकिंग वाला सही ऑप्शन है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस डिफॉरेस्टेशन? अब डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, एड्रेस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो बिल्डिंग मोर फैक्ट्रीज नियर फॉरेस्ट गलत है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड भी गलत है। रिफॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्या कहा गया, व्हाट डज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया एम टू डू? अब देखिए ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था ये 1980 में आया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 1980 का ही है, ठीक है। तो इसका एम क्या था? तो इसका मेन एम ये था, इनकरेज डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल गलत, ऐसा तो एम हो ही नहीं सकता। प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचुरल फॉरेस्ट, ये इसका एम था, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये काम था किसका? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग पेपर? अगर पेपर को रिसाइकिल किया जा रहा है तो इसका मेन बेनिफिट क्या हो सकता है? तो इंक्रीजेस पेपर प्रोडक्शन, नहीं, पेपर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? सेफ ट्रीज वाटर एनर्जी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो क्या होगा कि ट्री बचेंगे, वाटर का भी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी भी बचेगी, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया व्हाट इज द प्राइमरी रीजन प्रोफेसर अहमद एडवाइजेज अगेंस्ट स्टेइंग इन द जंगल आफ्टर सनसेट? अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में प्रोफेसर अहमद के बारे में बताया गया है। तो वही पूछा गया है कि अगेंस्ट स्टेइंग इन जंगल आफ्टर सनसेट, तो जंगल में सनसेट के बाद रहने को क्यों मना कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न पूछा गया है क्या है? तो इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे आफ्टर सनसेट, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी। क्योंकि आपको पता होगा जब सनसेट होता है तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो जंगलों में निकलते हैं सैर पे, ठीक है, हंटिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। खाने पीने के लिए बाहर निकलेंगे तो पतला कुछ नहीं मिला तो इंसान को ही खा गए, इसीलिए जो प्रोफेसर अहमद है वो मना कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हालांकि स्कूलों में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस का सेट था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के हम लोग ने प्रिपेयर किए हैं, और उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही छोटे से प्राइस में।